नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में पढ़ेंगे इकाई 12। नाम है रानी। रानी पाठ का साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। महादेवी वर्मा ने रेखाचित्र ऊपर ये पाठ गद्य लिखा है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण एक घोड़ी का है। उसका नाम रानी था। लेखिका को बचपन से उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की और रोजी को भी नहीं भूली है। महादेव जी की रहता पाठक का दिल छू लेती है। महादेवी वर्मा पाठ की लेखिका है। उनका जन्म सन 1907 में हुआ था और निधन 1983 में हुआ था। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं निर्भरे दुख की बंदरी, और तुमको नींव में ढूंढा तुमने ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमलकांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचान गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन की गई। मुख्यतः महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखाचित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सोच, गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुत चर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यह रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावनात्मक शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पक्षी, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेव जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टू या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धक किया था पर घूमते देखते थे। रामायण की कहानियों में तो राजा अपराधी को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रशंसा से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। कि महादेवी बता रही है, लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ करता था। उन्होंने सुना था कि गधे पर तो अपराधी को बिठाए जाते हैं। तब उसके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उसने कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बिठाने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि विलायत में गधे नहीं होते ना, इसलिए। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया, मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। एक दिन बाबूजी को हमने सबने मिलकर मौखिक स्मृति पत्र याद दिलाया कि हमें भी घोड़ा चाहिए, हमको भी घोड़े पर सवारी करनी है, अन्य बच्चों को देखकर हमको भी वो अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा हमने स्मृति पत्र बाबूजी को भेजा। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है।
जब घोड़े पर बैठने की इच्छा थी तो महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा, घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? महादेवी जी ने कहा, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर तो दंड पाने वाले ही बैठते हैं, हम नहीं बैठेंगे। पता नहीं हमारे ज्ञान के वर्चस्व स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजह એટલે वो बोल रहे थे कि जब हमने पिताजी को ठेल में ठेल એટલે कि धक्का मुक्की, भीड़ भाड़ में एक दूसरे पर ठोकने वाली बात जब याद दिलाया कि हमें भी घोड़े की सवारी चाहिए, तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद एक टट्टू लाके, चॉकलेटी रंग का टट्टू लाके बाहर बरामदा में रख दिया और उसके देखभाल के लिए साइज એટલે कि घोड़े की देखभाल करने वाला साइज को भी रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। वो छोटा अतिरिक्त वो टट्टू का प्रभावित એટલે कि उसके ऊपर हमने प्रभावित हुआ और आतंकित એટલે कि भयभीत हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सके, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानी में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसे प्रति बड़े सहज हो गए। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है, यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्याएं और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। पिताजी ने बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी आ गई, उसके लिए छुट्टन नामक साइस रखा गया। घोड़ी के रखकर खाव का प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताजरानी था। पहले तो ताजरानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा न लगा, किंतु फिर रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। जब रानी ताजमहल की बात चित्र हम दिखाया तो तब माँ की कहानियों की याद से उन सबको दुख होने लगा और उसके प्रति वो ईर्ष्या थी, जलन थी, क्रोध था, वो दया में पिघल गई और घोड़े के गर्दन पिघल गई और उसके साथ अच्छे से रहने लगी। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ अयाल એટલે કે घोड़े के गर्दन पर के बाल, काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखों, लाल नथुने जिन्हें फूला फूला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थी, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहते पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से भी पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल, मजबूत और संगन पूछ वो मक्खियाँ उड़ाने के कम से मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पद पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं जैसे कभी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। અહીં रानी का सौंदर्य की बात की है। रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता अयाल, पारदर्शी जैसी आंखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मूर्छल सी पूंछ और गढ़ा हुआ शरीर सब कुछ आकर्षक था।
मूर्छल मोर की पूंछ से बना झाड़ू वो रानी की ये सौंदर्यता घायल कर देती थी। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। बार बार यही सोचते रहते थे कि वो छोटी होती तो रोजी और निकी तरह हम अब उसे अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। अराजकता એટલે કે व्यवस्था का कार्यालय बनाया। रानी मित्र बन गई तब बच्चे रानी से हिल मिल गए, उसे शरीर पर खेलते लिपटते झूलते उसे अयाल में फूल खोजते रानी उसकी मित्र बन गई थी। बरामदा घोड़े बांधने के लिए वो तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हें में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। ये ऐसे बता रहे हैं कि हमें बच्चों को न देखती रानी तो अस्थिर हो जाती थी, कि वो अराजक हो जाती थी कि उसको वो बच्चे नहीं दिख रहे थे, इसलिए उनके पास बुना वो हिना कर पटपट वो पैर पटाकर बच्चों को अपने पास बुलाने लगती थी। जिन आदि खरीद कर घोड़ी पर सवारी करने का इंतजार किया गया है, किंतु बच्चों तो मनमानी करना चाहते थे। मनमानी के लिए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन ने लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर से चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झुककर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगी। यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर कर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ से पतली सट्टी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु उससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया। कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क पेड़ नदी नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। मनमानी भारी पड़ी। हमने जब एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी, वो रानी का आयल पकड़ के ही रानी पर इस तरह सवारी करने वालों को दुबरी चाल से उधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि नंगी पीठ पर बैठने वाले बच्चों की कमजोरी जानती थी रानी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर थी कि उनके भाई ने अपने हाथ की पतली सट्टी छड़ी रानी के पैरों पर मार दी। बस फिर क्या था, रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ी।
फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछौने पर रहना पड़ा, किंतु इसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी की आत्मीयता में कमी नहीं आई। महादेवी ने उनके साथ हुआ, फिर भी उनको महादेवी के साथ उतना ही लगाव रहा था। कुछ दूर मैंने अपने आपको उड़न खटोलों पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत में वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की पत्थर प्रतिमा हो। साथियों के चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। बिछाना એટલે કે बिस्तर पे। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। कि जब मैं रानी के ऊपर से गिरी तो रानी को पश्चाताप हुआ ऐसा उसको लगा, और जब मैं स्वस्थ होकर रानी के पास गई तो रानी पश्चाताप की दृष्टि से देखकर हिनहिनाने लग गई, और वो उसका हिनहिना मुझे ऐसा लग गया कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई को रानी को दिखाने गया, और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय पहनाया। सोने के कड़े और रानी की बात की है। नानी ने महादेवी के भाई के जन्मदिन पर शेर के मुंह वाले सोने के कड़े भेजे थे। बच्चों को रानी से प्रेम था। वे गए और कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। कड़े न देखकर शाम को पूछताछ हुई, किंतु कड़ों का कहीं पता न चला। कि जब कड़ों का कोई पता नहीं चला तो सब कुछ वो संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ कर देखकर उसकी पूछताछ की और खोज आरंभ हुई, पर कहीं किसी को कड़ा का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बापूजी का ध्यान उसकी ओर, उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। कि जब नानी ने वो कड़े दिए थे, लेकिन वो कड़े नानी ने जो कड़े दिए थे वो बच्चों रानी को पहना के गए और सब कुछ भूल गए। तब जब शाम को पूछताछ हुई, सारे घर छान मारा, लेकिन कड़े नहीं मिले। तब रानी हिनहिनाती उनको बुला रही थी। तब सबके बाद में बाबूजी का ध्यान रानी के वहाँ पे गया और बाबूजी ने बोला कि ये मिट्टी हटा दो, तो मिट्टी हटा के दोनों ही कड़े वहाँ से मिले। दंड किसी को नहीं मिला, लेकिन रानी सारे घर के अंदर स्थान पा गई। वह कान को खोदती और हिनहिनाती रही। बाबूजी ने वहाँ की मिट्टी हटाने का आदेश दिया, वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने खोदकर कड़े का छिपा दिया। एक घटना अपनी विचित्र से स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति से सिर हिलाया। कि वो थोड़े दिन के बाद एक घटना घटी कि तब रानी के पास एक छोटे से घोड़े का बच्चा देखा। तो सबने रामा को पूछा तो रामा ने उसको निरुपाय वो उत्तर दे दिया कि हाँ, घोषणा ही कर दी कि रानी के पेट में दाना चारा खाकर पड़ रहा था। और भाई ने पूछा कि और भी हैं? तो जब रामा ने स्वीकृति से सिर हिलाया, अब तो अबोध महादेवी को खीज होने लगी। वह यह छोटा जीव कुछ काम धाम करते नहीं और चारा खाकर पेट में लेटे रहते। तब रानी के वो पेट में और भी हैं, तो तब महादेवी को खीन आ गया। अब तो हम विस्मित हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। इसलिए महादेवी जी को खीन आई थी।
भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़ा पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठारी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव के। एक विचित्र प्रस्ताव की बात है कि बालिका महादेवी के भाई के सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर रहे जीव को बाहर निकाल लिया जाए, परंतु शाक काटने का चाकू लाया तो महादेवी का साहस नहीं हुआ। एक समस्या की ओर उनका ध्यान गया। पेट चीर डालने पर वह कैसे सिला जाएगा? सुई डोरा से काम चलेगा नहीं। रामा के पास से सुझाव मिलना असंभव है, इसलिए वह सुझाव व्यवहार में न लाया जा सका। शिशु बड़ा होने पर हम उसे साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उनका क्रोध शांत हो गया। यहाँ हमारा पाठ पूर्ण होता है। शब्दार्थ और टिप्पणी देखिए तो बदरी, बादल, अनुकंपा, दया, भावना प्रकट करना। रियासत, राज्य, ठेलमठाल, चलना, विलायत, ब्रिटेन, विस्थापित, स्थान से छूटा हुआ। अस्तबल, घोड़ों का आवास। अयाल, लगाम, बागदौड़। सट्टी, सोडी, बरामदा तो बरंडा। मुहावरे, आँखों में बसना, हृदय में समाना, जवाब दे देना, अंत हो जाना, नष्ट हो जाना। स्वाध्याय देखिए। रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है? तो रानी रेखाचित्र साहित्यिक विद्या है। लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिखे हैं? लेखिका ने रानी के अलावा रोजी, कुतिया और निक्की नेवला के चरित्र लिखे हैं। लड़कों ने स्मृति पत्र के किस अन्याय की बात लिखी थी? लड़कों ने स्मृति पत्र में लिखा था कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा है, वैसा हमने अपने पास नहीं होना पर अन्याय ही की बात है। रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए। धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराजगी दूर होने लगी। वे उसकी गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे। वे उसे बिस्किट और मिठाई खिलाने लगे। रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटी हुई? क्यों? एक बार महादेवी रानी की पीठ पर बैठी, उसी समय उसके भाई ने अपने हाथ की पटली सटी रानी के पैर पर मार दी। इससे रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी देर खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। सटी लगने से रानी के स्वाभिमान पर चोट लगी और वह भागने लगी। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञानवर्धक। बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, बाल सुबल प्रवृत्तियाँ। घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी, घुड़सवारी। और विरुद्धार्थी हैं अपराधी तो निरपराधी, दंड तो पुरस्कार, प्रसन्नता तो अप्रसन्नता, नंगी पीठ तो जीवन युक्त पीठ। यहाँ हमारा पाठ पूर्ण होता है।